क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आप जिस दुनिया में रहते हो वो असल में सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां एक आदमी को पता चलता है कि उसकी असली पहचान कुछ और ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइनेमेटिक नोवा में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1937 एक बुजुर्ग आदमी हैनन फुलर होटल के कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में एक खत था जिसमें एक गहरा राज छिपा हुआ था। हैनन अक्सर इस होटल में अपनी रातें बिताने आता था। उस दिन घर जाने से पहले उसने होटल के बारे में रुककर बारटेंडर एस्टन को वो खत दिया और कहा, डगलस हॉल नाम का एक आदमी जल्द ही यहाँ आएगा, उसे ये खत दे देना, वो बहुत जरूरी है, नाम भूलना मत, डगलस हॉल। ये कहकर हैनन होटल से निकल गया, लेकिन खत के प्रति उसकी गंभीरता देखकर एस्टन खुद को रोक नहीं सका और उसने उस खत को खोलकर पढ़ लिया। दूसरी ओर हैनन अपने घर पहुंचा, थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर अपनी पत्नी के पास बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अचानक उसकी आंखों में नीली रोशनी की एक चमक हुई, जैसे कोई आग जल उठी हो। वो गहरी सांसें लेते हुए जागा, लेकिन अब वो एक अलग कमरे में था। यह साल 1990 था। असल में हैनन अभी 1937 की जिस दुनिया से लौटा था वह एक वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर सिमुलेशन थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे 1937 के समय के मुताबिक डिजाइन किया गया था। हैनन कोई साधारण आदमी नहीं था, वो एक कंप्यूटर जीनियस था जिसने ये मशीन बनाई थी। इस मशीन की मदद से कोई भी 1937 की उस काल्पनिक दुनिया में जा सकता था। हैनन की बनाई हुई वो दुनिया एक कंप्यूटर गेम जैसी थी, लेकिन हैनन ने उस सिमुलेशन को एक साधारण गेम से कहीं अलग बनाया था। उसने उस दुनिया और वहाँ के रहने वाले लोगों को इस तरह डिजाइन किया था कि वो बिल्कुल असली लगे। वो लोग आम इंसानों की तरह सोच सकते थे, समझ सकते थे और अपनी जिंदगी जी सकते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे असल में केवल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और उनकी पूरी दुनिया केवल एक वर्चुअल रियलिटी है जो कंप्यूटर के सर्वर्स में बसी हुई है। अगर किसी इंसान को उस सिमुलेशन की दुनिया में जाना होता है तो वो सबसे पहले उसे अपना एक अवतार चुनना पड़ता है। इसके बाद उसे तय करना होता है कि वो कितने समय के लिए वहाँ रहना चाहता है। जैसे वो व्यक्ति सिमुलेशन मशीन में लेटता है, मशीन उसके दिमाग को चुने हुए अवतार की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। इस प्रक्रिया के बाद वो इंसान उस अवतार की बॉडी में समा जाता है और सिमुलेशन की दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया में पहुंचकर सब कुछ वास्तविक जैसा महसूस होता है। हवा, पानी, माहौल, सब कुछ, वहाँ का हर एक अनुभव बिल्कुल असली लगता है। हैनन ने उस दुनिया में खुद और अपनी टीम के जैसे दिखने वाले कुछ खास अवतार भी डिजाइन किए थे। वो खुद भी अपने जैसे दिखने वाले एक अवतार की बॉडी से जुड़कर सिमुलेशन की दुनिया में जाया करता था। वो तय समय तक उस दुनिया में अपने अवतार की बॉडी में रहकर अपनी इच्छाओं को पूरी करता था। जैसे ही उसका समय पूरा होता था उसका दिमाग अपने आप ही असली बॉडी में लौट आता। आज भी हैनन उसे सिमुलेशन की दुनिया से लौटा था, लेकिन आज हैनन कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहा था। वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग से निकलकर सीधे एक बार में पहुंचा। वहां उसने बारटेंडर से एक ड्रिंक ली और फिर डैनियल्स हॉल नाम के एक व्यक्ति को फोन मिलाया। बात करने की बजाय उसने उसके लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस दौरान बार का टेंडर चुपचाप उस पर नजर रख रहा था। अचानक बार का एग्जिट डोर खुला, दरवाजे पर कोई खड़ा था। उसे देखकर हैनन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वो उसी का इंतजार कर रहा हो। हैनन उस व्यक्ति के साथ बाहर चला गया, लेकिन बाहर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। काले कोट पहने उस अनजान व्यक्ति ने अचानक चाकू निकालकर हैनन पर हमला कर दिया। वो बार बार चाकू मारता रहा और कुछ ही पल में हैनन की जान चली गई। अगली सुबह मोबाइल फोन में आने वाले नोटिफिकेशन की आवाज से एक आदमी जागा। ये डगलस हॉल था। उसने अपने फोन को देखा जिसमें कई वॉइस मैसेज आए हुए थे। वो मैसेज सुनते सुनते अपने बाथरूम में चला गया। डगलस ने बाथरूम के सिंक पर खून के निशान देखे और पास ही में रखे बास्केट में खून से सनी हुई एक शर्ट भी पड़ी थी। ये देखकर वो सन्न रह गया। तभी उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज बजा। यह पुलिस डिटेक्टिव लैरी का मैसेज था, जिसने डगलस को तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा था। डगलस तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसे हैनन की हत्या की खबर दी गई। यह सुनकर डगलस गहरे दुख में पड़ गया। तभी डिटेक्टिव लैरी ने पूछा, तुम्हारा हैनन से क्या रिश्ता था? तो डगलस ने जवाब दिया कि हैनन मेरे बॉस थे और मेरे अच्छे दोस्त भी। मैं कुछ दिनों से छुट्टियां मनाने के लिए शहर से बाहर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लौटने पर मुझे उनकी मौत की खबर मिलेगी। डिटेक्टिव ने फिर पूछा, क्या हैनन की किसी से कोई दुश्मनी थी? तो डगलस ने जवाब दिया, नहीं, हैनन को तो हर कोई पसंद करता था, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे। इसके बाद डिटेक्टिव लेडी ने डगलस को साथ लिया और हैनन के अपार्टमेंट पर पहुंचा। ये वही जगह थी जहां हैनन का घर और ऑफिस दोनों थे। अब डिटेक्टिव ने वहां बाकी छानबीन शुरू की। डिटेक्टिव लैरी ने डगलस से पूछा,
आपकी कंपनी क्या काम करती है? डगलस ने जवाब दिया कि हम यहाँ कंप्यूटर रिसर्च करते हैं। ये कंपनी ही हैनन के लिए सब कुछ थी। बात करते करते वो दोनों हैनन के कमरे में पहुंच गए, लेकिन वहां उन्होंने एक अनजान लड़की को देखा जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। डगलस धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, ऐसा लगा जैसे उनके बीच कोई पुराना रिश्ता हो। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर डगलस ने पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हम पहले मिल चुके हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम जैन फुलर है। हैनन फुलर मेरे पिता थे। ये सुनकर डगलस चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हैनन ने उसे कभी नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। जैन ने बताया कि मैं पेरिस में रहती थी, आज ही पापा से मिलने आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। पापा अक्सर मुझे डगलस के बारे में बताते थे। उनका कहना था कि मुझे आपसे जरूर मिलना चाहिए। उनकी बातचीत के बीच में डिटेक्टिव लैरी वहां आ पहुंचे और जैन से पूछताछ करने लगे। डगलस उन्हें बात करता छोड़कर अपने सिमुलेशन रूम में चला गया। वहां उनका साथी विटनी कंप्यूटर पर काम कर रहा था। डगलस ने अपने साथी विटनी से पूछा, मेरी गैर हाजिरी में क्या तुमने हैनन के साथ कुछ अजीब होते देखा? तो विटनी ने उदास होकर जवाब दिया, हैनन अपनी मौत से पहले कई बार सिमुलेशन में गए थे। यह सुनकर डगलस हैरान रह गया। उनके सिमुलेशन प्रोग्राम का तो अभी तक ठीक से टेस्ट भी नहीं हुआ था। ऐसी परिस्थिति में हैनन का बार बार सिमुलेशन में जाना बहुत बड़ा जोखिम था। इसके बाद डगलस ने पूछा कि क्या फुल्लर ने तुम्हें कभी बताया था कि उसकी एक बेटी है? तो विटनी ने चौंक कर जवाब दिया, नहीं, उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। डगलस वहां से बाहर आया और देखा कि जैन एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही थी। वो तुरंत उसका पीछा करने लगा और एक होटल में पहुंच गया। होटल के बाहर डगलस ने जैन को रोकते हुए पूछा, तुमने बताया था कि कुछ समय पहले तुम्हारे अपने पिता हैनन से बात हुई थी। क्या तुम बता सकती हो कि तुम दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी? जैन ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मेरे पिता कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। वो अपनी कंपनी को हमेशा के लिए बंद करना चाहते थे और इस फैसले में मैं उनकी मदद करना चाहती थी। जैन ने डगलस से कहा, इसीलिए पापा ने मुझे यहाँ बुलाया था। यह सुनकर डगलस हैरान रह गया। वो पिछले 6 सालों से हैनन के साथ काम कर रहा था और जानता था कि हैनन को अपनी कंपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। फिर वो अचानक अपनी कंपनी बंद क्यों करना चाहते थे? डगलस ने जैन से इसका कारण पूछा, लेकिन जैन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने होटल के कमरे में चली गई। होटल के कमरे में जैन ने एक वकील को बुला रखा था। वो अपने पिता की वसीयत अपने नाम करवाने आई थी ताकि उनके नाम पर बनी सारी संपत्ति और कंपनी वो बंद करवा सके। लेकिन वकील ने जैन को चौंकाने वाली खबर दी। वकील ने कहा कि हैनन ने अपनी मौत से पहले एक नई वसीयत तैयार की थी। उसमें उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और कंपनी डगलस के नाम कर दी है। यह सुनकर जैन को गहरा झटका लगा। अगले ही दिन ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई कि डगलस अब हैनन की जायदाद का मालिक बन चुका है। डगलस खुद भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटी के होते हुए हैनन ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम क्यों की। इसी बीच डिटेक्टिव लैरी एक बार फिर डगलस से मिलने पहुंचा। डिटेक्टिव लैरी ने सीधे पूछा कि क्या ये महज इत्तेफाक है? हैनन ने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम की और इसके तुरंत बाद उनकी हत्या हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हैनन अपनी कंपनी बंद करना चाहते थे और तुम इसके खिलाफ थे, इसलिए जैसे ही कंपनी तुम्हारे नाम हुई तुमने उन्हें मार डाला? डगलस ने गुस्से में जवाब दिया, तुम ये कैसे बकवास कर रहे हो? मैंने हैनन को नहीं मारा और वैसे भी जब उनकी मौत हुई मैं एयरप्लेन में था। डिटेक्टिव लैरी ने कहा कि ऑफिस के गार्ड ने बताया कि हैनन रात 10:30 बजे अपने ऑफिस से निकले थे। तब तक तुम्हारा प्लेन इस शहर में आधे घंटे पहले ही लैंड हो चुका था। हैनन की मौत करीब 11:30 बजे हुई। इस बीच तुम आराम से उनसे मिलने आ सकते थे। डगलस ने जवाब दिया, लेकिन मैं एयरपोर्ट से सीधा अपने घर गया था। हैनन से मेरी ना तो मुलाकात हुई थी और ना ही उन्होंने मुझसे फोन या मैसेज पर कोई संपर्क किया। डिटेक्टिव ने तुरंत कहा कि हमने हैनन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। उन्होंने अपने कॉलिंग कार्ड का इस्तेमाल करके रात के 11:02 पर तुम्हारे घर के फोन पर एक वॉइस मैसेज छोड़ा था। यह सुनकर डगलस भी सोच में पड़ गया। डिटेक्टिव का पूरा शक डगलस पर था। उसने डगलस को आदेश दिया कि वो कुछ दिनों तक इस शहर से बाहर न जाए और फिर वो वहां से चला गया। डिटेक्टिव के जाते ही डगलस ने अपने घर पहुंचकर अपने फ़ोन पर आए वॉइस मैसेज को चेक करना शुरू किया। उसे हैनन का वो मैसेज मिला जो उन्होंने अपनी मौत से ठीक पहले भेजा था। मैसेज में हैनन ने कहा कि डगलस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा राज है, पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। तुम जल्दी मुझसे इस बार में मिलने आ जाओ और याद रखना, अगर मैं तुम्हारे आने से पहले मारा गया
तो मैंने वो राज सिमुलेशन प्रोग्राम के अंदर एक लेटर में छिपा दिया है। तुम किसी भी तरह उस लेटर को हासिल कर लेना। यह सुनते ही डगलस तेजी से अपने कंप्यूटर के रूम में पहुंचा। उसने विटनी की मदद ली और डेटा में चेक करना शुरू किया कि हैनन आखिरी बार जब सिमुलेशन में गए थे तो किन किन कैरेक्टर से मिले थे। जांच में पता चला कि हैनन एक होटल में गए थे और वहां कुछ होटल के स्टाफ और एस्टर नाम के एक बारटेंडर से मिले थे। जैसे ही डगलस को ये जानकारी मिली, उसने तुरंत सिमुलेशन मशीन में जाकर लेटने का फैसला किया। विटनी ने कंप्यूटर पर डगलस से मिलता जुलता अवतार ढूंढा। उस अवतार का नाम जॉन फेरिसगन था। उस दुनिया में वो एक बैंक का कर्मचारी था। विटनी ने डगलस के दिमाग को उस अवतार की बॉडी में ट्रांसफर किया और डगलस सिमुलेशन की दुनिया में पहुंच गया। डगलस पहली बार उस दुनिया में आया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दुनिया इतनी असली लग रही थी कि हर चीज को महसूस किया जा सकता था। डगलस का अलग बर्ताव देखकर वहां मौजूद लोग उसे घूरने लगे। यह देखकर वो वहां से सीधा उस होटल में पहुंचा जहां हैनन ने बारटेंडर एस्टन को वो लेटर दिया था। होटल पहुंचने पर डगलस ने पहले कुछ स्टाफ से उस लेटर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर वो एस्टन के पास गया। एस्टन को देखकर डगलस मुस्कुराया क्योंकि एस्टन की शक्ल विटनी से बहुत ही मिलती जुलती थी। डगलस ने एस्टन से कहा कि मेरा नाम डगलस हॉल है। कुछ समय पहले हैनन यहाँ आए थे। क्या उन्होंने मेरे लिए कोई मैसेज या लेटर छोड़ा है? लेकिन ना जाने क्यों एस्टन ने झूठ बोलते हुए कहा कि नहीं, हैनन ने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यह सुनकर डगलस हैरान रह गया। उसे एस्टन पर शक हुआ, लेकिन वो और कुछ भी पूछताछ कर पाता उससे पहले ही उसका समय समाप्त हो गया। डगलस का दिमाग जॉन की बॉडी से निकलकर अपनी असली दुनिया में वापस लौट आया। जैसे ही डगलस का दिमाग जॉन की बॉडी से निकला, जॉन का खुद का दिमाग एक्टिव हो गया। उसने खुद को होटल में पाया और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसने एस्टन से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। जॉन का ऐसा सवाल सुनकर एस्टन को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। दूसरी ओर डगलस अपनी असली दुनिया में लौट चुका था। उसी समय डगलस से मिलने एक आदमी आया। ये वही बारटेंडर था जिस बार के बाहर हैनन की हत्या हुई थी। बारटेंडर डगलस को अकेले में ले गया और बोला, तुम ही थे ना जो उस रात बार में हैनन से मिलने आए थे? मैंने तुम्हारी फोटो अखबार में देखी है और तुम्हें पहचान लिया। मुझे पता है तुम्ही ने हैनन की हत्या की है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात को पुलिस को ना बताऊं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। डगलस ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने किसी को नहीं मारा। इस पर दोनों के बीच बहस होने लगी और फिर हाथापाई भी शुरू हो गई। गुस्से में डगलस ने बारटेंडर को पीट कर वहां से भगा दिया। लेकिन उसी रात जब डगलस अपने घर पर सो रहा था कि अचानक पुलिस की एक टीम उसके घर घुस गई और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। डिटेक्टिव लेरी ने डगलस को एक तस्वीर दिखाई और कहा, हैनन का जिस बार के पीछे कत्ल हुआ था वहाँ के बारटेंडर ने हमें फोन करके बताया था कि उस रात उसने तुम्हें हैनन के साथ देखा था। लेकिन जब हम उस बारटेंडर से मिलने गए तो पाया कि उसका भी कत्ल हो चुका है। पहले तुमने हैनन का खून किया और अब उसके खून का सबूत मिटाने के लिए उस बारटेंडर को भी मार दिया। ये आरोप सुनकर डगलस का दिमाग सन रह गया। डिटेक्टिव ने डगलस को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बारटेंडर की मौत की खबर से खुद डगलस भी हैरान था। वो लगातार कहता रहा कि उसने कोई खून नहीं किया, लेकिन डिटेक्टिव ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे जेल में बंद कर दिया। डगलस ने वो पूरी रात जेल में बिताई, लेकिन अगली सुबह उसे अचानक रिहा कर दिया गया। उसे रिहा कराने वाली जैन थी। जैन, जो अब दिल ही दिल में डगलस को चाहने लगी थी, उसने पुलिस से झूठ कहा कि बारटेंडर का जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त डगलस उसके साथ था। डगलस रिहा तो हो गया, लेकिन वो जानता था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बारटेंडर इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकता था उसने डगलस को हैनन के साथ देखा था, और फिर पुलिस को ये बताने के तुरंत बाद उसका खुद कत्ल कैसे हो गया। अब तक के सारे सबूत डगलस के खिलाफ थे, लेकिन डगलस को लगने लगा था कि हैनन के उस लेटर में जरूर कोई ऐसी जानकारी छिपी है जो उसे बेगुनाह साबित कर सकती है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए डगलस ने एक बार फिर सिमुलेशन की दुनिया में जाने का फैसला किया। इस बार वो सीधे ग्रेसन नाम के उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा जो हैनन का अवतार था। यानी जब भी हैनन इस दुनिया में आता था वो ग्रेसन के बॉडी में ही रहता था, लेकिन ग्रेसन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जब सिमुलेशन में किसी यूजर का दिमाग अवतार की बॉडी में ट्रांसफर होता था तो उस समय अवतार का अपना दिमाग सो जाता था। इस दौरान यूजर अवतार की बॉडी से कुछ भी करता था और वो अवतार को याद भी नहीं रहता था। ग्रेसन के लिए ये सब कुछ वैसे ही था जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं। जब भी हैनन अपने अवतार ग्रेसन की बॉडी को छोड़कर जाता था, ग्रेसन खुद को अलग अलग जगहों पर पाता था। हाल ही में उसने अपने घर पर एक महंगा सूट छिपा हुआ पाया था। अक्सर उसके कपड़ों से महिलाओं के परफ्यूम की खुशबू भी आती थी।
ग्रेसन ये सब समझ नहीं पा रहा था और परेशान था। यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है? डगलस ने ग्रेसन से कहा कि वो सच्चाई जानने में उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद डगलस उसे उस होटल में ले गया जहां एनन अक्सर आया करता था। डगलस ने ग्रेसन से पूछा कि क्या ये जगह तुम्हें जानी पहचानी लग रही है? तो ग्रेसन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे यहाँ डेजा वू जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। असल में जब भी कोई यूजर सिमुलेशन से बाहर जाता था तो उसकी कुछ धुंधली यादें अवतार के दिमाग में रह जाती थी। यही डेजा वू जैसा एहसास देती थी। ग्रेसन के साथ भी यही हो रहा था। डगलस ने ग्रेसन से आगे पूछा, क्या तुम्हें यहाँ मौजूद किसी का भी चेहरा याद आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि तुमने इनमें से किसी को भी कोई लेटर दिया हो? ग्रेसन ने थोड़ी देर बाद दिमाग पर जोर डाला और फिर बारटेंडर एस्टन की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद मैंने इस बारटेंडर के पास कोई लेटर छोड़ा था। जैसे ही एस्टन ने देखा कि ग्रेसन उसकी ओर इशारा कर रहा है, वो घबरा गया और वहां से भागने लगा। डगलस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। एस्टन एक कमरे में घुसा और डगलस ने उसे वहां पकड़ लिया। लेकिन जब डगलस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि एस्टन पिस्टल लिए खड़ा है। एस्टन ने पिस्टल तानकर डगलस से कहा, आखिर तुम हो कौन और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? एस्टन ने पिस्टल ताने हुए कहा, तुम कभी साधारण बैंक कर्मचारी जॉन बन जाते हो तो कभी डगलस बनकर जासूसी करते हो। मुझे पता है कि तुम जिसके साथ आए हो वो भी असली हैनन नहीं है। अभी के अभी हैनन को यहाँ लेकर आओ, मुझे उनसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। यह सुनकर डगलस को समझ आ गया था कि एस्टन हैनन का दिया हुआ लेटर पढ़ चुका है। डगलस ने शांत स्वर में पूछा, हैनन के दिए हुए लेटर में आखिर क्या लिखा था? एस्टन ने जवाब दिया कि लेटर में लिखा था कि यह दुनिया नकली है। पहले तो मुझे लगा कि यह सब मजाक है, लेकिन जब मैंने लेटर में दिए गए हैनन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए तो जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी सोच को हिला के रख दिया। एस्टन ने आगे बताया कि लेटर में लिखा था कि उस रास्ते पर जाओ जहां जाना मना है, ना तो किसी स्टॉप साइन पर रुकना और ना ही किसी बैरियर पर। मैंने वैसा ही किया। मैंने एक हाईवे पकड़ी और सीधे आगे बढ़ता चला गया। रास्ता सूना था। कुछ आगे चलकर मैं एक ऐसे बीहड़ रेगिस्तान में पहुंचा जहां ना तो कोई इंसान था ना ही कोई जानवर। वहां बस सन्नाटा था। एस्टन की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहां दुनिया खत्म हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने इस दुनिया को अधूरा छोड़ दिया हो। उसके आगे बस खालीपन था। ये नजारा देखकर मेरी आत्मा कांप गई। इतना सुनते ही डगलस समझ गया कि एस्टन सिमुलेशन प्रोग्राम के लिमिटेशन की बात कर रहा था। डगलस के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एस्टन ने इस नकली दुनिया की असलियत को समझ लिया है। जैसे किसी गेम में दुनिया फ्लैट होती है और एक तय दूरी के बाद खत्म हो जाती है, वैसे ही वो सिमुलेशन की दुनिया भी थी। एक सीमा से आगे बढ़ने पर वो अधूरी लगने लगती थी। इसे छिपाने के लिए स्टॉप के साइन बोर्ड और बैरियर लगाए गए थे, ताकि कोई भी कैरेक्टर दुनिया के छोर तक ना पहुंचे और सच्चाई का पता ना चले। लेकिन अब डगलस के लिए बड़ा सवाल था कि हैनन ने सिमुलेशन की इस दुनिया के बारे में उसे क्यों लिखा, जबकि डगलस को ये बात तो पहले से पता थी। डगलस ये सोच ही रहा था कि तभी गुस्से में एस्टन ने उस पर गोली चला दी। एस्टन अब ये समझ चुका था कि ना तो वो दुनिया असली है और ना ही उसमें रहने वाले लोग। इस वजह से किसी को भी मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। डगलस और एस्टन के बीच हाथापाई शुरू हो गई और दोनों पास के ही पूल में जा गिरे। इस झगड़े में हैनन का लेटर भी पानी में गिर गया और पूरी तरह से मिट गया। ठीक उसी समय डगलस का सिमुलेशन में समय समाप्त हो गया और वो अपनी असली दुनिया में लौट आया। डगलस अब समझ चुका था कि सिमुलेशन की दुनिया के अवतार असली इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखते थे। उसे एहसास हुआ कि अगर एस्टन की तरह बाकी लोगों को भी ये पता चल गया कि उसकी दुनिया नकली है और वे खुद सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो उनकी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए डगलस ने विटनी से कहा, अब मैं इस सिमुलेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। इस कंपनी को मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। विटनी ये सुनकर निराश हो गया, क्योंकि उसने इस प्रोग्राम को बनाने में सालों से मेहनत की थी। लेकिन डगलस ने उसे कोई बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। डगलस सीधे जैन से मिलने उसके होटल पहुंचा, लेकिन वहां पता चला कि जैन वहां से जा चुकी है। तभी कहीं से आवाज आई, वो लड़की गायब हो चुकी है। ये आवाज डिटेक्टिव लैरी की थी, जो खुद जैन को ढूंढ रहा था। लैरी ने डगलस को बताया कि जैन हैनन की बेटी नहीं है। असल में हैनन की कोई बेटी ही नहीं है। जैन एक धोखेबाज है। यह सुनकर डगलस हैरान रह गया। वो तुरंत बाहर निकला और होटल से एक कैब ड्राइवर से पूछा कि तुमने जैन को आखिरी बार कहाँ छोड़ा था। ड्राइवर ने उसे एक सुपरमार्केट का पता दिया। डगलस बिना देर के सुपरमार्केट पहुंचा। वहां उसने जैन को देखा, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि जैन वहां कैशियर का काम कर रही थी।
उसका पूरा हुलिया बदल चुका था। और हैरानी तो तब हुई जब डगलस उसके पास गया। डगलस ने जैन को सुपरमार्केट में देखा, लेकिन जैन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरा नाम जैन नहीं नताशा है। यह सुनकर डगलस चुपचाप वहां से जाने लगा, लेकिन तभी नताशा उसके पीछे भागती हुई आई और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जानती हूँ, क्या हम पहले मिल चुके हैं? डगलस ने हल्के से सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया। नताशा वापस अपने काम पे लौट गई और डगलस उलझन में वहां से चला गया। इस घटना ने डेलियस के मन में और सवाल खड़े कर दिए। उसने हैनन के लेटर की बात को याद की और अपनी कार को स्टार्ट किया। वे हाईवे पर एक दिशा में बिना किसी बैरियर पर रुके चलता चला गया। कुछ समय बाद वो एक बीहड़ रेगिस्तान में पहुंचा। वहां उसने जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला के रख दिया। दुनिया अचानक खत्म हो गई थी। उसके आगे की दुनिया एक कंप्यूटर मॉडल की तरह दिख रही थी। यानी डगलस को यह सच्चाई समझ में आ गई थी कि वो खुद भी इस दुनिया में असली नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा था। यही वो राज था जिसे हैनन ने अपने लेटर के जरिए डगलस तक पहुंचाना चाहा था। उधर दूसरी ओर नताशा अपने स्टोर में काम कर रही थी कि तभी उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी और अगले ही पल उसके तेवर बदल गए। नताशा अब फिर से जैन बन चुकी थी। असल में नताशा जैन का अवतार थी। जैन किसी और दुनिया से नताशा की बॉडी में आकर इस सिमुलेशन की दुनिया में प्रवेश कर रही थी। जैन ने तुरंत डगलस को फोन किया और उसे मिलने बुलाया। डगलस तुरंत जैन के पास पहुंचा। उसने उससे सीधा पूछा, मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, आखिर तुम कहाँ से आई हो और ऐसी कितनी सिमुलेशन की दुनिया है? जैन ने जवाब दिया कि मैं असली दुनिया से आई हूँ और ऐसी 1000 सिमुलेशन की दुनियाएं और भी है, लेकिन तुम्हारी दुनिया खास है क्योंकि ये एक अकेली ऐसी सिमुलेशन है जिसने खुद का एक सिमुलेशन वर्ल्ड बनाया है। यह सुनकर डगलस ने पूछा, तो क्या तुमने ही हैनन की जान ली क्योंकि उन्हें इस दुनिया की सच्चाई का पता चल चुका था? जैन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो हैनन के मरने के बाद यहाँ आई थी। मुझे हैनन की बेटी बनाकर इसलिए भेजा गया था ताकि मैं उसकी जायदाद की वारिस बनूं और तुम्हारी कंपनी को बंद कर दूं। हम नहीं चाहते थे कि कोई सिमुलेशन की दुनिया अपना खुद का सिमुलेशन बनाए। इससे तुम्हारी दुनिया के लोगों को ये पता चल सकता है कि तुम्हारी दुनिया भी एक सिमुलेशन है, जैसा कि हैनन को पता चला। लेकिन हैनन ने अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दी, जिससे मेरा मकसद नाकाम हो गया। यह सुनकर डगलस ने कहा, अगर तुमने हैनन को नहीं मारा तो फिर? तभी डगलस को एक भयानक एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि जिस तरह जैन अपने अवतार नताशा की बॉडी में आकर इस दुनिया में आई थी, उसी तरह कोई और भी था जो डगलस की बॉडी का उपयोग करके इस सिमुलेशन में आया था और उसी ने डगलस की बॉडी के जरिए हैनन का कत्ल किया है। यही वजह थी कि पुलिस को सारे सबूत डगलस के खिलाफ मिल रहे थे और यही कारण था कि डगलस के घर में खून से सनी हुई शर्ट मिली थी जिसमें हैनन का खून लगा हुआ था। डगलस को अब खुद से नफरत होने लगी थी। उसने जैन से कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी का इस्तेमाल हुआ। जैन ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने हैनन को नहीं मारा, जिसने इस सिमुलेशन में तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल किया है और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति डेविड है। यह सुनकर डगलस चौंक गया। जैन ने आगे बताया कि जिस तरह हैनन इस सिमुलेशन में आकर अपनी इच्छाएं पूरा करते थे, उसी तरह मेरा पति डेविड भी इस सिमुलेशन का इस्तेमाल कर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करता था। डगलस को अब एहसास हो गया था कि वो सिर्फ एक मोहरा था। उसकी बॉडी का इस्तेमाल डेविड ने किया था और वो अब अपने हर कदम को लेकर और भी सतर्क हो गया था। जैन ने डगलस को बताया कि डेविड और हैनन में फर्क ये है कि हैनन अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए सिमुलेशन में आते थे, लेकिन डेविड को सिमुलेशन में लोगों की हत्या करके खुशी मिलती है। वो डगलस की बॉडी का इस्तेमाल करके हैनन और उस बार टेंडर की हत्या कर चुका है। यह सुनकर डगलस बेचैन हो गया। उसने जैन से पूछा, तुमने डेविड से शादी क्यों की अगर वो ऐसा इंसान था? जैन ने कहा, मैंने डेविड को एक अच्छा इंसान समझ के उससे शादी की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके अंदर एक दरिंदा छिपा है। अब वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। डगलस ने पूछा, लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? जैन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ये बात डेविड को पता चल चुकी है। डगलस ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम एक इंसान हो और मैं तो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन जब से तुम्हारी ये सिमुलेशन की दुनिया बनी है, मैं यहाँ आती थी और छिप छिप कर तुम्हें देखती थी। तुम्हारी अच्छाई और नेक दिली ने मुझे तुमसे प्यार करने पे मजबूर कर दिया। यह सुनकर डगलस भावुक हो गया और उसने जैन को गले लगा लिया। दूसरी ओर उधर कंपनी बंद होने से पहले विटनी ने सिमुलेशन प्रोग्राम का अनुभव लेने का फैसला किया। उसने खुद को बार टेंडर एस्टन के अवतार में ट्रांसफर करने की योजना बनाई। जैसे ही विटनी सिमुलेशन में आया, एस्टन की बॉडी में उसका दिमाग ट्रांसफर हो गया। उस समय एस्टन एक कार चला रहा था। अचानक चलती कार में खुद को पाकर विटनी घबरा गया।
ट्रैफिक से बचने की कोशिश में उसने कार फुटपाथ पर चढ़ा दी और दीवार से टकरा दी। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई। सिमुलेशन की दुनिया में पहुंचकर विटनी बेहद उत्साहित हो गया था। वो ये अनुभव पहली बार महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। तभी एक पुलिसकर्मी वहां पहुंच गया। पुलिसकर्मी ने गाड़ी की हालत देखकर सोचा कि एस्टन अब विटनी शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। उसने विटनी को रोक लिया और उससे पूछताछ करने लगा। विटनी ने पुलिस वालों से माफी मांगते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई, यह बस एक हादसा था। पुलिस वाले जाने ही वाले थे कि तभी विटनी की कार की डिक्की से आवाजें आने लगी। पुलिस वालों ने रुक के विटनी से कहा कि डिक्की खोलो, मुझे देखना है अंदर क्या है। विटनी ने जैसे ही डिक्की खोली, अंदर डगलस के अवतार जॉन को बंधा हुआ पाया। असल में जब डगलस का दिमाग जॉन की बॉडी से निकल गया था, तब ऑस्टिन जॉन को ठिकाने लगाने के लिए उसे अपनी कार में ले जा रहा था। जॉन को इस हालत में देख के विटनी घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे वो भागा, एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद विटनी का दिमाग सिमुलेशन से बाहर आ गया और वो अपनी असली दुनिया में लौट आया। दूसरी ओर डगलस जैन के साथ प्यार भरे पल बिता रहा था। तभी उसे अपने ऑफिस से सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया। गार्ड ने बताया विटनी कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। यह सुनकर डगलस तुरंत अपने ऑफिस पहुंचा। वहां उसने देखा कि बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की लाश पड़ी हुई थी। डगलस विटनी को ढूंढने के लिए ऑफिस के अंदर जाने लगा। इसे भी जैन अपनी नींद से जाग गई। उसने देखा कि डगलस कमरे में नहीं है। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से डगलस को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जैन ने फौरन डिटेक्टिव लैरी को भी फोन कर दिया। उधर डगलस जब एक कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि विटनी वहां टीवी देख रहा था और बेतहासा खुश हो रहा था, मानो उसने पहली बार टीवी देखा हो। डगलस ने उससे कहा तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन तभी विटनी ने जवाब दिया तो ये है तुम्हारी असली दुनिया। तो डगलस को तुरंत समझ आ गया कि वो विटनी नहीं बल्कि विटनी की बॉडी में एस्टन का दिमाग था। असल में जब सिमुलेशन की दुनिया में एस्टन की बॉडी का एक्सीडेंट हुआ था, तब उसका दिमाग उसी दुनिया में खत्म हो गया था। चूंकि उसकी बॉडी नष्ट हो चुकी थी, एस्टन का दिमाग विटनी की बॉडी में ट्रांसफर हो गया था। अब विटनी की बॉडी हमेशा के लिए एस्टन की हो चुकी थी। एस्टन ने सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक अपने पास रखी हुई थी, जिससे उसने गार्ड को मार डाला था। उसने डगलस से कहा कि मुझे वो जगह देखनी है जहाँ मुझे प्रोग्राम किया गया था, मुझे सच्चाई जाननी है। डगलस को एस्टन की हालत देखकर हमदर्दी होने लगी, क्योंकि वो खुद भी उसकी तरह एक कंप्यूटर प्रोग्राम था। उसने एस्टन को कंप्यूटर रूम में ले जाने की बात मान ली। जैसे ही दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए, डगलस की आंखों में नीली रोशनी चमकी और अचानक उसके तेवर बदल गए। असल में डगलस की बॉडी में अब जैन के पति डेविड का कब्जा हो चुका था। डेविड डगलस की बॉडी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर रूम में पहुंचा। एस्टन जब उस कमरे को देख रहा था, डेविड ने उसकी बंदूक उठाई और एस्टन को गोली मार दी। एस्टन वहीं गिरकर मर गया। उसके बाद डेविड जैन के पास गया। वो जैन पर इस बात से भड़का हुआ था कि उसने डगलस के साथ रात बिताई थी। डेविड ने जैन को मारना पीटना शुरू कर दिया। जैन किसी तरह खुद को बचाने के लिए वहां से भागी, लेकिन डेविड ने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसने जैन पर बंदूक तानी और गोली चलाने ही वाला था कि तभी डिटेक्टिव लैरी वहां आ गया। लैरी ने बिना देर किए डेविड पर गोली चला दी, जिससे डेविड वहीं मर गया। डेविड के मरने के साथ ही डगलस की बॉडी फिर से खाली हो गई और डगलस का दिमाग भी अपनी बॉडी में वापस आ गया। जैन ने राहत की सांस ली और डगलस ने जैन से कहा कि अब हमें इस दुनिया और सिमुलेशन दोनों को संभालना होगा। हम इसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। जैन ने उसकी बात मान ली और दोनों ने साथ मिलकर इस जटिल दुनिया को बेहतर बनाने का फैसला किया। जैन ने डिटेक्टिव लैरी को पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी और उसे वहां बुला लिया था। लैरी अब जान चुका था कि वो खुद भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और उसकी दुनिया केवल एक सिमुलेशन है। लैरी ने जैन से कहा कि तुम जिस भी असली दुनिया से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। हमारी दुनिया जैसी चल रही है उसे वैसे ही चलने दो, यहाँ वापस मत आना। जैन ने उसकी बात सुनकर सहमति में सर हिलाया। जमीन में पड़े डेविड ने अंतिम सांस ली और वहीं दम तोड़ दिया। डेविड के मरने के बाद क्योंकि उसका दिमाग डगलस की बॉडी में आकर खत्म हो चुका था, अब डगलस का दिमाग डेविड की असली बॉडी में जाकर ट्रांसफर हो गया। यानी अब असली दुनिया में डेविड की बॉडी के भीतर डगलस का दिमाग हमेशा के लिए समा चुका था। यानी अब असली दुनिया में डेविड की बॉडी के भीतर डगलस का दिमाग हमेशा के लिए समा चुका था। डगलस अचानक बिस्तर से उठा। उसने देखा कि उसके सिर पर एक हेडफोन जैसा डिवाइस लगा हुआ था। यह एक एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन डिवाइस था, जिसे लोगों को सिमुलेशन में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। डगलस ने आसपास नजर दौड़ाई। उसके पास रखे अखबार पर नजर डाली, जिसमें लिखा था कि यह साल 2024 था। उधर जैन भी अपनी असली दुनिया में वापस लौट चुकी थी। जब उसने देखा कि डेविड की बॉडी में डगलस का दिमाग है, तो वो बेहद खुश हो गई। असल में डगलस को डेविड की बॉडी में लाने का ये पूरा प्लान जैन का ही था। उसने यह सब इसलिए किया ताकि वो और डगलस साथ रह सके। डगलस ने जैन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया।
शायद यही मेरी असली जिंदगी की शुरुआत है। जैन ने उसे गले लगा लिया और दोनों ने साथ मिलकर नई शुरुआत करने का फैसला किया। जैन को पहले ही पता था कि डेविड डगलस की दुनिया में जरूर आएगा। उसने उस बात का पूरा इंतजाम कर लिया था और डिटेक्टिव लेडी के जरिए डेविड को मरवा दिया। इस तरह जैन अपने प्लान में कामयाब हो गई और डगलस को अपनी असली दुनिया में ले आई। डगलस जब असली दुनिया में पहुंचा तो उसने 2024 की आधुनिक और उन्नत तकनीक से भरी दुनिया का नजारा देखा और अचंभित रह गया। उसी वक्त उसने जैन के पिता को भी देखा, जिनकी शक्ल हूबहू हैनन की तरह थी। यह देखकर डगलस को समझ आ गया था कि जैन और उसकी दुनिया में अब भी एक नई शुरुआत का मौका है। डगलस को जैन की दुनिया में एक नई जिंदगी मिली और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कहा है कि हमारी ये वीडियो आप तक सही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसका समाधान बहुत ही आसान है। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन चुनें ताकि हमारी हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।